एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि मान लेते हैं आपकी डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है और आप अगर ये ट्रांजेक्शन्स करोगे तो आपकी इस रेशियो पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यही आपको बताना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जहां पर आपने नए शेयर्स इशू किए, नए शेयर्स इशू किए मतलब अलॉट किए। तो शेयर्स इशू करोगे, अलॉट करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, कैश आएगा। कैश आएगा तो हमारा कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और करंट एसेट भी इंक्रीज होगी। अगर आप शेयर्स इशू करोगे तो शेयर कैपिटल बढ़ेगी और शेयर होल्डर्स फंड पर इफेक्ट आएगा, शेयर होल्डर्स फंड आपका बढ़ जाएगा। आपको रेशियो 2:1 दी है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा शेयर होल्डर फंड 1 लाख है और इसका दुगना आपकी लॉन्ग टर्म डेट्स है। आपको एज्यूम करनी पड़ेगी फिगर्स, तभी आप एनालाइज इजीली कर पाओगे। और मान लेते हैं कि हमने जो शेयर्स इशू किए वो 10,000 के, तो लॉन्ग टर्म डेट्स पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन शेयर होल्डर फंड आपका 1 लाख से 1,10,000 हो गया। तो अब नई रेशियो क्या बनेगी आपकी? 2 लाख अपॉन 1,10,000। इससे क्या हुआ? पहले से रेशियो डिक्रीज हो गई। डेट इक्विटी रेशियो डिक्रीज होना अच्छा होता है फर्म के लिए, लेकिन यहां पर आपसे पूछा इंक्रीज डिक्रीज, तो आपको यही लिखना है कि डिक्रीज हुई है। क्यों हुई? क्योंकि आपका शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हुआ लेकिन लॉन्ग टर्म डेट्स कोई चेंज नहीं हुई। तो जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो आपकी रेशियो डिक्रीज होती है। डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे का नंबर। सेकंड केस, आपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। जो डिबेंचर्स थे वो अब इक्विटी शेयर्स हो गए। इसका क्या मतलब? जिन डिबेंचर्स को आपको पेमेंट करनी थी कैश में, वो कैश में पेमेंट करने के बजाय आपने उनको शेयर से अलॉट कर दिए। उसकी जगह पर वो अब क्या बन गए? शेयर होल्डर बन गए। एक तरह से लाइबिलिटी अब आपकी इक्विटी में कन्वर्ट हो गई। लाइबिलिटी इक्विटी में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर लिखा है, तो ये क्या मतलब, कब किस पॉइंट पर हुआ होगा? मेरे अकॉर्डिंग जब डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये रिडीमेबल पॉइंट पर है कि आपको इनको पेमेंट करनी थी और पेमेंट करते हुए आपने इनको कैश देने के बजाय इनको इक्विटी शेयर्स अलॉट कर दिए। डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर बन गए। तो जब डिबेंचर्स आपके मैच्योरिटी पॉइंट पर होते हैं तो वो आपके क्या बन जाते हैं? करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी अगर घटेगी तो आपकी क्या होगी? करंट लाइबिलिटी पर ही इंपैक्ट आएगा, वही घटेगी। डिबेंचर्स घटेंगे तो करंट लाइबिलिटी घटेगी। मैच्योरिटी पर डिबेंचर्स जब पेबल होते हैं वो लॉन्ग टर्म डेट से क्या बन जाते हैं उस साल में? करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी की पेमेंट कर दोगे तो करंट लाइबिलिटी कम हो जाएगी। शेयर कैपिटल, अगर आप इश्यूज कर रहे हो नए शेयर्स तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, शेयर होल्डर्स फंड बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं आपने 10,000 के डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया इक्विटी शेयर में, तो कहाँ इंपैक्ट आया आपके? एक तो लॉन्ग टर्म डेट्स, क्या उस पर इंपैक्ट आया? नहीं, क्योंकि डिबेंचर्स जो आपने कन्वर्ट किए मेरे हिसाब से ये करंट लायबिलिटी है। कन्वर्जन पॉइंट क्या है? मैच्योरिटी पॉइंट। मैच्योरिटी पॉइंट पर डिबेंचर्स आपके करंट लायबिलिटी में कन्वर्ट होते हैं, तो लॉन्ग टर्म डेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन हाँ, शेयर होल्डर फंड आपका 10,000 से बढ़ गया क्योंकि आपने इनको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर रेशो आपकी क्या हो जाएगी? 2 लाख अपॉन 1,10,000। तो रेशो आपकी पहले से घट गई, तो डिक्रीज द डेट इक्विटी रेशियो। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज हुआ लेकिन लॉन्ग टर्म डेट्स इंक्रीज नहीं हुए, कोई चेंज नहीं आया। और जब डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो आपकी रेशियो डिक्रीज होती है। थर्ड केस, जहां पर आपने फिक्स्ड एसेट को बेचा प्रॉफिट पर। फिक्स्ड एसेट अगर बेचोगे तो आपकी फिक्स्ड एसेट कम होगी, और फिक्स्ड एसेट कम होगी तो नॉन करंट एसेट कम होगी। फिक्स्ड एसेट का मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, उसमें से कोई भी एसेट अगर आप बेचते हो तो नॉन करंट एसेट है वो, तो नॉन करंट एसेट ही घटेगी। बेचा आपने
एसेट को तो आपको कैश मिला तो करंट एसेट इंक्रीज हुई। लेकिन अगर आपने इसको प्रॉफिट में बेचा तो प्रॉफिट का हिस्सा वो आपका कहां जाके जुड़ा? पी एंड एल अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, जहां पर आपका सरप्लस बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ा, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में वो भी इंक्रीज हो गया। और रिजर्व्स एंड सरप्लस आपका किसका हिस्सा है? शेयर होल्डर्स फंड का। तो सीधा सीधा अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका शेयर होल्डर फंड भी इंक्रीज होगा। मान लेते हैं 40,000 की एक एसेट थी जिसे आपने 50,000 में बेचा, तो 10,000 का प्रॉफिट आपका हुआ, तो शेयर होल्डर फंड 10,000 से बढ़ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट्स पर कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो रेशो क्या होगी? आपकी पहले से डिक्रीज हो जाएगी। 2 लाख अपॉन 1,10,000, क्योंकि सिर्फ शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हुआ है, तो आपकी रेशो डिक्रीज हो गई। डेट इक्विटी रेशो डिक्रीज। क्यों? क्योंकि आपका शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म डेट्स पर कोई चेंज नहीं है। फोर्थ केस, आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी, लेकिन उसकी पेमेंट आप कैसे कर रहे हो? लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। मतलब इसको एक इंस्टॉलमेंट में या एक बार में पेमेंट नहीं कर रहे हो, या एक ही साल में इसकी पेमेंट पूरी नहीं हो रही। लॉन्ग टर्म लिखा है, इसका मतलब आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर रहे हो, जो कि एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हो सकती है, जो कि सालों में पेमेंट होने वाली है आपकी। तो वो क्या हो गई? एक तरह से बोरोइंग, जिसको आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा लेकिन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे, तो वो आपके एक तरह से क्या है? बोरोइंग हो गई। तो बोरोइंग हो गई तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेट्स है। जब हम कोई चीज इंस्टॉलमेंट्स पर खरीदते हैं, ईएमआई पर, और उसकी पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट पर खरीदते हो, तो उसका मतलब क्या है? आपने एसेट तो ले ली, लेकिन वो लोन पर ली है, लोन पर ली है जिसकी आप धीरे धीरे पेमेंट करोगे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई ना एक तरह से वो आपकी। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इंक्रीज हुई तो लॉन्ग टर्म डेट्स हो गई। फिक्स्ड एसेट बढ़ेगी तो आपकी नॉन करेंट एसेट बढ़ेगी। तो आपका यहाँ पर चेंज कहाँ आएगा? मान लेते हैं आपने कोई एसेट खरीदी 50,000 की, तो आपकी लॉन्ग टर्म डेट भी आपकी 50,000 से बढ़ गई। जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाओगे आपका ये डेट कम होता जाएगा हर साल। शेयर होल्डर्स फंड पे कोई चेंज नहीं। तो आपकी यहाँ पर रेशियो पर क्या इम्पैक्ट आएगा? आपकी रेशियो इंक्रीज हो गई, क्योंकि डेट्स बढ़ गए और शेयर होल्डर्स फंड चेंज ही नहीं हुए। तो ये रेशियो इंक्रीज हो गई, न्यूमरेटर बढ़ा। न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा, ऊपर का नंबर बढ़ेगा, तो रेशियो इंक्रीज होगी। लास्ट केस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा, कैश जाएगा तो करंट एसेट कम होगी। क्रेडिटर आपकी करंट लाइबिलिटी का हिस्सा है, तो करंट लाइबिलिटी ही कम होंगे। अब यहाँ पर हमारी लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर्स फंड पे तो कोई चेंज नहीं आया, तो हमारी रेशियो जैसी थी वैसी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट्स में कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये 5 केसेस थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।